पांडे जी, सबसे पहले आप बताइए आपको पोर्ट्रेट कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, जेन्युइन था। मैम, फौज में अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने आपका एक वीडियो देखा था, तो विल को लेकर एक डिस्कशन हुआ था। तो विल को लेकर आपका क्या माइंडसेट है मैम? देखिए, विल का माइंड ये है कि देखिए फ़ौज में ये है कि आदमी का कुछ पता नहीं है कब कोई मतलब एनकाउंटर में या कहीं शहीद हो जाए। तो विल एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो कुछ भी है। तो फ़ौज में कम से कम इतना हो जाए कि क्योंकि जब वो चला जाता है और मोस्टली जो मैरिड बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो है पेरेंट्स को इन-लॉज़ को छोड़ के चली जाती हैं। जब उनका हस्बैंड होता है वो तब भी उनके साथ नहीं रहना चाहती, सास-ससुर के साथ और जब बेटा नहीं उसका हस्बैंड नहीं रहेगा तो वो क्यों रहेंगी उनके साथ। इसलिए विल का मतलब विल ना होने की बजाय वो कुछ अपनी तरफ से जैसे कम वो उम, जो अमाउंट फिक्स कर दें, जो मैरिड हैं और बच्चा नहीं है तो पेरेंट्स का और उनका जो अलग-अलग, वो फ़ौज अपने हाथ से करे। वाइफ़ के ऊपर ना छोड़े कुछ भी और अगर बच्चा है, तो उसके हिसाब से डिवाइड कर दो कि भई अगर बच्चा है तो बच्चों का इतना, वाइफ़ का इतना, पेरेंट्स का इतना। पेरेंट्स लें ना लें उनकी मर्ज़ी है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं क्योंकि जब बच्चा होगा तो मेरे ख़्याल से कोई पेरेंट्स लेना भी नहीं चाहेगा। और जब इस तरीके की लड़कियाँ करेंगी तो फिर हर पेरेंट्स चाहेगा चाहे वो मतलब लड़ाई करे या झगड़ा करे, मिले ना मिले वो बात की बात है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट फ़ौज को बिल्कुल डिवाइड कर देना चाहिए जिससे ना फ़ौज में कोई कोसेगा, फ़ौज को गाली देगा, ना उन लड़कियों के साथ कोई झंझट होगा जो बेचारी मतलब शादी करके और हस्बैंड को इतनी सेपरेट हो जाती हैं, वो जाती ज़रूर रुकती कोई नहीं है। कोई किस्मत वाली होगी, माँ-बाप किस्मत वाले होंगे जिनकी बहू रुक जाती होगी। मैं तो उनको बहुत भाग्यशाली कहूँगी, वरना कोई नहीं रुकती क्योंकि अगर वो रुकना भी चाहेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी लड़कियों के पेरेंट्स भी नहीं रुकने देंगे। क्योंकि उनके दिल में ये रहेगा पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? बाकी उससे पूछिए जिनका बेटा गया है, उनका तो सब कुछ चला गया। भई बेटा चला गया, घर टूट गया, बहू चली गई, क्या बचा उनके पास? कुछ नहीं। माया तो हमारे यहाँ एक वो है कहावत कि माया काया कभी किसी की सगी नहीं है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इस धन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके पास रहे। ट्रू। तो इसलिए बेटर यही है कि आर्मी अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर दे, जिससे ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो और ना ही उस बेचारी लड़की को प्रॉब्लम हो, जिसका पति चला गया है और ना ही उसके जो बच्चे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो। भई जैसे बच्चों की तो एजुकेशन तो फ्री है ही शहीद के बच्चों की, ताकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करे, जो भी है। मतलब ये विल का कॉन्सेप्ट सबसे खराब है, क्योंकि जब लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में रहती हैं और मतलब वहाँ विल कौन करता है? कोई विल करता है? मैम, कहते हैं कि सोल्जर जो होते हैं वो खुद ही लिख के जाते हैं हर सब चीज़। जब आप भई सोल्जर लिखने को तो हम मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं लिखता अपनी वाइफ के नाम, वो कहाँ चली जाएँगी? वो भी तो घर में ही रहती है, फिर वो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है ना। हुँ। भई लोकल गवर्नमेंट जो है, जो भी जहाँ की सेंटर की है या स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो वाइफ सारा कुछ लेके चली जाए। कि बिल वहाँ बिल का कोई कांसेप्ट नहीं है इस गवर्नमेंट में। वहाँ में भी नॉमिनेशंस हैं और वो भी डिविजन्स हैं हर तरीके से। अगर बच्चे की अगर मान लीजिए किसी का फादर बच्चों को छोड़ के मर गया है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बेटे को नौकरी भी इस बेस पे दी जाती है कि वो अपनी मदर को लुक आफ्टर करेगा। हुँ। ट्रू। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बुढ़ापे में पेरेंट्स को जिस वक़्त बच्चे की ज़रूरत होती है, उस वक़्त बच्चा तो शहीद हो गया, बीवी घर छोड़ के चली गई उसकी। तो क्या करेंगे पेरेंट्स? कहाँ जाएँगे? बाकी फैसिलिटीज़? कुछ भी नहीं है। वो मेडिकल? एनओ के जो इनके कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। एनओ का कह देंगे तो आपको मेडिकल की मिल जाएँगी, एनओ का कह देगी तो आपको सीएचडी में, एनओ कह देगी तो आपको जो है कुछ भी मिल जाएगा, मतलब एनओके के कहने पे ही सब कुछ डिपेंड होने लगा। डिपेंड करता है। इसलिए फ़ौज को अपने रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने चाहिए, उनको डिवीज़न करना चाहिए हर चीज़ का। ये मैंने फिर भी कहा है कि पेरेंट्स की मर्ज़ी है, अगर बच्चा है, पेरेंट्स लेना ना कितने केसेज़ में ऐसा है कि बच्चे होते हैं, पेरेंट्स नहीं लेते कि भई ठीक है हमारे बच्चे हैं। हुँ। उसमें भी मैंने देखा है लड़कियाँ क्या करती हैं कि वो भी ले जाती हैं, पेरेंट्स अपना दे भी देते हैं और उसका भी डिवाइड कर ले जाती हैं। रहती भी नहीं है, अलग चली जाती हैं और शादी भी कर लेती हैं, ये फ़ौज में है। कम से कम बाहर ऐसा तो नहीं है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सुधार होना चाहिए। सुधार नहीं बिल्कुल, ये तो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मैं बता नहीं सकती कितनी मतलब परेशानियाँ हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जिनके पास खाने के लिए नहीं है और उनके बच्चों ने इतना सैक्रिफाइस किया है देश के लिए कि 2-2 दफ़े किसी को सेना मेडल कुछ-कुछ मिला हुआ है और उनके पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं, ना उनके पास मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या फ़ील होता होगा ऐसे सिर्फ बुरे वक़्त सिर्फ में पेरेंट्स को क्या फ़ील होता होगा? क्या करेंगे पेरेंट्स? कुछ भी नहीं करेंगे। उनकी सुनने वाला कौन है? उनकी आइडेंटिटी क्या है फ़ौज में? पेरेंट्स की कोई आइडेंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट खुद कह दिया है। आपने देश को अपना बच्चा दे दिया, उसके बाद उनके आपसे आईडी पूछा जा रहा है आपका। बिल्कुल, इन सब चीज़ों पे सुधार होना ही चाहिए, नो डाउट।
क्योंकि एक शहीद के परिवार से बड़ा कोई नहीं है। शहीद का परिवार दूसरा, देखिए जिसने अशोक चक्र लिया है, जिसने इतना कुछ किया है देश के लिए, उसके पेरेंट्स धक्के खाएँ? क्यों भाई? आज आपके पास अशोक चक्र भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसके बिलॉन्गिंग्स भी नहीं है। भई अगर कम से कम इतना ही हो, उसके बिलॉन्गिंग्स तो पेरेंट्स को दे दो। वो तो भी तो एक धरोहर है माँ-बाप के लिए, राइट। जिसको वो देखकर सुबह-शाम अपने चांसेस कि भई हाँ, जब हमारा बेटा शहीद हुआ था तो उसने ये यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी या उसको ये गोली लगी थी। इतना तो कम से कम करे फ़ौज, इतना भी नहीं कर सकती, और क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ माँ-बाप को भी गोली मार दो अगर इस तरीके की बात है तो। वही क्यों ज़िंदा रहे? उनको ज़िंदा रहने की क्या ज़रूरत है जब बेटा उनका शहीद हो गया और बहुएँ उनकी जो इस तरीके से करेंगी उनके साथ में, हैं? एलिगेशंस लगाना झूठे-सच्चे गलत है। फ़ौज को मतलब कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना चाहिए, ताकि ना तो बहुओं के ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा और ना ही बहुएँ सास-ससुर के ऊपर कोई एलिगेशन लगाएँगी। एकदम डिवाइड एंड होना चाहिए। ऐसा केसेस बहुत देखने को मिलता है मैम कि जहाँ पे ऐसी इंसिडेंट आप जो कह रहे हैं, और ये फैक्ट है, हम भी ग्राउंड लेवल पर जाके देखते हैं। तो ये तो बात सच है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें अमेंड करना चाहिए। करना चाहिए। एक आदमी को अगर 9,000 पेंशन मिलती है, उस 9,000 में वो अपनी फैमिली भी चला लेगा, अपनी दवाई भी खा लेगा, हैं? और उसमें उसके देखभाल के लिए कोई आदमी भी रख लेगा उसमें 9,000 में। और एक लेडी जो मतलब जिसका हस्बैंड शहीद हुआ है, वो पहले उसको 100% तो हस्बैंड की सैलरी लेगी और फिर उसको नौकरी भी 100% मिल जाएगी फ़ौज में। वो भी होगी उसकी सैलरी, बाकी जो अमाउंट्स मिलता है वो भी उसके पास है। तो वो तो उसके लिए वो भी कम है। और पेरेंट्स जिसको 9,000 पेंशन मिल रही है, उसके लिए मतलब उसी में कर देगा वो सब कुछ। दवाई, कपड़े भी उसमें पहन लेगा, खाना भी उसी में खा लेगा, हैं? दवाई नौकर भी उसी में रख लेगा, क्योंकि बुढ़ा आदमी है तो भई जिसका बेटा 25 साल का भी शहीद होगा मान लीजिए, उसका बाप 55 साल का तो होगा कम से कम। सही। पूरी क्या करोगे वो? क्या करेगा सारी ज़िंदगी? कौन उसकी उँगली पकड़ेगा? और फिर मान लो किसी के 2 बेटे हैं या किसी का 1 किसी 2 में, तो दूसरा भी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो भी तो अपनी फैमिली सँभालेगा। तो एक विल के ऊपर तो विल प्रॉपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट, क्योंकि ये आर्मी का ही कॉन्सेप्ट है जिसमें इतने ज़्यादा झंझट होते हैं, उन्हें मैंने कहीं नहीं देखे। और कोई ऐसा आपको लगता है प्रॉब्लम जो बहुत लोग ऐसे खुल के नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा काम होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सबसे पहला प्रायोरिटी है। शहीद के माता-पिता से बड़ा कोई नहीं है आज के टाइम में। जो भी हमने है वो तो आर्मी में ये देखा है कि बीवी के मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। आर्मी का तो यही कॉन्सेप्ट है कि बीवी सब कुछ है शादी के बाद। माँ-बाप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अगर स्टैंड नहीं करते तो फिर आर्मी में अपने बच्चों को ही भेजेगा क्यों? अगर माँ-बाप की कोई जगह ही नहीं है उनके मन में, तो फिर बच्चे फ़ौज में जाएँ क्यों? जिन लोगों को इतनी मेहनत कराएँ अपने बच्चों को। हमारे गाँव में भी, देशों में भी ये होता है, कोई ज़रूरत नहीं फ़ौज में जाने की। क्या है, ₹500 में मज़दूरी करके आदमी पेट भर लेगा। नज़र के सामने बच्चा रहेगा। बचा रहेगा, कौन भेजना चाहेगा? भई फंड मतलब जो भी है उनके, जो ये सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ना ना तो फौज इसमें झंझट में पड़े, ना कोर्ट में केसेस जाएँगे। भई तुमने जब सब कुछ डिसाइड कर दिया, सब अपना-अपना लेके बैठे हैं। जब लेकिन ये सब चीज़ें तो फ़ौज के हाथ में नहीं है ना, बहुत लोग कहते हैं। वो सब कुछ फौज के हाथ में है। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट में जाएँगे, कोई ना कोई डिसीज़न पावर होती है किसी आदमी के हाथ में। ऐसे ही फौज में भी कोई ना कोई बंदा होगा जिसके अंदर डिसीज़न पावर होगी। मान लो तीनों चीफ हैं, तीनों चीफ इसको लेके जाएँगे, क्या राष्ट्रपति या जो भी पीएम है, जो भी जहाँ भी इनका होता होगा डिफेंस मिनिस्टर, क्या वो मना कर देगा? कोई नहीं मना करेगा अगर आप करेंगे तो, ज़रूर सोचेंगे वो इस पे। ज़रूर सोचेंगे, हैं? लोग धक्के खा रहे हैं, कोर्टों में जाते हैं, जज ही कौन-सा ईमानदार बैठे हैं सब। जिसका पैसा है, जिसके पास पैसा है उसकी दुनिया है। भई लड़कियाँ पैसा ली, अपना लाखों करोड़ों रुपए लेके चली, उनके माँ-बाप ऐश काट रहे हैं और लड़के के माँ-बाप धक्के खा रहे हैं। क्या फ़ौज को दिखाई नहीं देती ये सब चीज़ें? उनके लिए वीर नारी होगी, वीर माँ-बाप कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं लगते बेटे के। माँ-बाप ही तो सब कुछ है। नहीं, उनके लिए तो मुझे लगता है एनओ के वाइफ ही है। गवर्नमेंट भी यही कह देती है कि कोई हिस्सा नहीं है, माँ-बाप की कोई जगह नहीं है, बच्चे के शहीद होने के बाद। इस मैटर में आर्मी का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं है, लेकिन हाँ, उनको इन लुक आफ्टर अन करना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट इंटरफेयर कैसे नहीं है भाई? बिल्कुल इनके अपना एक वो होता होगा, लीगल सेल होता होगा जो कुछ ऐसा देखिए, मैं आर्मी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, कि मेरी फैमिली में ना आज तक कोई गया है और ना ही आगे अब कोई जाने वाला है। क्योंकि उसकी 2 बेटियाँ हैं, बेटी का हुआ था एनडीए में, हमने नहीं भेजा या नहीं हो जैसे भी है, इसकी बेटी का, बड़ी वाली का। सर लास्ट थे। हाँ, ये लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। है ही नहीं अब कोई।
भाई ये बेटा है, ये मेरा है, ये उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, उसके बाद उसका क्या मन बनता है। तो मुझे इसके बारे में ना पहले पता था, ना आज पता है, और ना मैं अब आगे पता करने, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर, क्योंकि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हमें पता है कि हमने उस 5 कमरों में लेडी वो आई थी कोर्ट मैरिज कर के हमने उसको डाउन टू बर्थ उसको स्टैंड किया था। अगर वो इस बात को भी भूल रही है तो भूलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो उसको कह दिया था, मेरे को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो किसी की इतनी-सी भी चीज़ नहीं रखना चाहती मेरे पास अगर है तो। देखिए भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। कहीं तो कहीं ना इस जीवन में नहीं, अगले कहते हैं ना, हम 7 जन्म के कर्म भी अपने भुगतते हैं किसी न किसी जीवन में। ऐसा नहीं है, भगवान नहीं माफ़ करेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी जगह कोई दूसरा होगा, सज़ा ज़रूर देता है वो कभी ना कभी। किसी भी हालत में दे, किसी तरह से दे। ये मेरे लिए सज़ा नहीं है, मेरे लिए तो प्राउड है। मेरे लिए तो इतना कुछ करके गया है कि दुनिया मुझे जानती है। सही बात है। हुँ। जो मेरे से उम्र के जो 70, 80, 80 साल के हैं, वो भी मेरे पैर छूने की कोशिश करते हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ उनके सामने कि प्लीज़, कि नहीं, आप शहीद की माँ हैं। माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप लोगों की भी माँ बन जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इतने बुज़ुर्ग आदमी भी हम लोगों के पैर छुएँ। वो तो मुझे तो इतना कुछ दे गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। बहुत है, सच बात। इतना ज़्यादा है कि मैं उसको भी मतलब कहाँ रखूँ, कहाँ उठाऊँ, कहाँ नहीं। आज हम लोग भी 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, बस सर के लिए ही आ रहे हैं कि सर जो करके गया हमारे लिए, इसीलिए हम आज आ रहे हैं आपके पास। मैम, आज के वक़्त में हमें अभी ऐसे बहुत सारे वीर माता-पिता भी देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ देख रही हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन पूरे के पूरे टूट जाते हैं परिवार, और ये है भी ऐसा इंसिडेंट। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने आप को सँभाल के रखें? देखो, सँभाल के तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास आप नहीं, क्या करेंगे? कोई कोई रास्ता ही नहीं है। हम अपने आप को नहीं सँभालेंगे तो क और देखिए, यहाँ सिविल लाइफ़ में तो कोई किसी के साथ कुछ ज़्यादा हेल्प करना भी नहीं चाहता है। सिविलियंस को कोई परवाह नहीं है कि कौन किसका बेटा शहीद हो गया, क्या कुछ फ़ौज में हो गया। जब फ़ौजियों को ही हमारी परवाह नहीं है, तो सिविलियंस क्यों करेंगे परवाह? मैम, एक शहीद परिवार के लिए शहीद वर्ड का क्या मतलब होता है, आप बता सकते हैं? देश की रक्षा में जो आदमी अपने प्राण न्यौछावर करता है, वो शहीद कहलाता कितना भारी वर्ड है ये। है। लेकिन इसको छोटे से में ही लोग कह देते हैं कि क्या हो गया, फ़ौज में तो तनख्वाह मिलती ही है ना, और मरने के लिए तो मिलती है। सिविलियन से बात करके देखो ना। और देखिए, मैं सबसे बड़ी एक चीज़ और, जो लेडी फ़ौज में, लोग कहते हैं कि फ़ौज बड़ी वो होती है, हम्बल होती है, सबकी हेल्प करने वाली होती है ना? फ़ौज के बारे में यही कहते हैं ना। जी। जो लेडी फ़ौजी है, क्या उसको ये नहीं दिखाई देता कि मेरे इन-लॉज़ भी हैं? क्या उसको ये नहीं पता कि मैं अपने पीछे, मेरे इन-लॉज़, मेरा पति जो अपने माँ-बाप भी छोड़ गया है, वो कितने भी खराब हों, है जब तो फ़ौज हस्बैंड के ही। है तो हस्बैंड की ना। हुँ। और ये तुम्हारी अंतरात्मा जानती होंगी। देखिए, मैं नहीं कह सकती कि तुम्हारे साथ में किसने क्या किया है, वो भगवान जानता है या तुम जानती हो। मैं कहूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं कह सकती। वो तुम कहोगे अगर तुम्हें अच्छा-बुरा लगता है तो। और फ़ौज अगर इतनी हम्बल होती है, तो वो फ़ौजी लड़कियाँ अपने सास-ससुर को छोड़ के कैसे चली जाती हैं? एक रक्षात्मक फ़ौज कहलाती है रक्षा के लिए, कि रक्षा के लिए बनाई गई है। उन माँ-बाप की रक्षा कौन करेगा जिनके बच्चे चले जाते हैं और वो लड़कियाँ घर छोड़ के चली जाती हैं? फ़ौजी लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। और बाद में वो भी फ़ौज जॉइन कर लेंगी जो नहीं होती हैं। हुँ। तो फिर वो क्या रक्षा करेंगी, जो अपने स पति के माँ-बाप की रक्षा नहीं कर सकती, तो वो देश की क्या रक्षा करेंगी? सही कहा आपने। पहले घर की चीज़ों को सँभालना चाहिए, उसके बाद। बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़ आपके अकाउंट में आती है, उसको मैं तो नहीं ले सकती, कोई भी नहीं ले सकता। मेरी परमिशन से ही है। बिल्कुल, आपको आपका मन करेगा आप करोगे, आपने मन करेगा आप नहीं करोगे। आप भाग रहे हो, अरे क्या, कभी पैसा, अगर मैं इस मकान को साथ ले जाऊँगी, या मैं पैसा के साथ ले जाऊँगी, कुछ या आप साथ ले जाओगे? नहीं, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आप अगर किसी को इंसान मानते हो, तो इंसानियत से काम लीजिए। मैम, कुछ मैं आपसे चाहूँगा, आप कुछ क्वेश्चन्स का प्लीज़ जवाब दें। एक क्वेश्चन है उसमें वैभव नाम के, तो उनका क्वेश्चन है कि टू बिकम अ सोल्जर वाज़ हिज़ चाइल्डहुड ड्रीम। क्या इनका ये बचपन से ही शौक था? नहीं, बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने, उनको नहीं ज़्यादातर एक्सप्लेन कर पाते हैं पेरेंट्स को, लेकिन अंदर से जो भावनाएँ होती हैं, वो निकल के ही आती हैं। हुँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4 साल का बच्चा है, मैंने कहा, "भई तुम बहुत शरारती हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ।" कि हाँ, हुँ। मेरी माँ तो भारत माता है, मैं दूर चला जाऊँगा, और चला गया। तो शुरू से कुछ अंदर से बच्चा जो होता है ना, वो सोचता नहीं है, उसकी अंतरात्मा बोलती है, और हाँ, पेरेंट्स से उस टाइम समझ नहीं पाते, क्योंकि उतने भावुक बातों को वो नहीं समझ पाते हैं। सोचते हैं मज़ाक में ऐसा मज़ाक क्या? में तो बच्चे हैं, कह रहे हैं, कहते रहते हैं। मैम, एक क्वेश्चन है सिद्धार्थ का, कि पूछ रहे हैं कि वाज़ मेजर मोहित शर्मा बोल्ड एंड फियरलेस एज़ अ यंग किड टू? यस, अगर आप उसको कहो ना 3 मंजिल से कूदना है, तो वो टाइम नहीं लगाएगा, नो टाइम, कूद जाएगा, कुछ कूद जाएगा। हाँ, कूद गया, समझ लो। किसी यहाँ दोस्त का एक दोस्त था, लड़का वैभव करके था,
वैभव गोयल, उसके घर गया हुआ था। उसकी मदर कहीं पढ़ाती थी वहाँ स्कूल में, किंडर चार्टर्ड वाला कौन सा स्कूल होता है वो छोटे बच्चों का, उसमें उनके घर था। और दोनों वो उसके छत से कूद गया नीचे। शाम को उनका फोन आया, बोले कि वो चिंटू तो वहां से कूद गया। मैंने कहा इसीलिए जाता है क्या वहाँ? तो बताओ उसको कोई वो परवाह नहीं थी बिल्कुल भी। परेशान। अगर उसको गुस्सा आया तो यहाँ से साइकिल चला कर वो दिल्ली चला जाएगा। छोटे बच्चे की बात तो था, 7th-8th की। हाँ, और हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया, अपने आप आ जाएगा फिर। अलग ही नेचर था उनका। हाँ, बस एक क्वेश्चन है कि डिड मोहित सर हैव एनी अदर हॉबीज? हॉबीज में कुछ इनका अलग, गिटार बजाना हम लोग देखे हैं बहुत गिटार टाइम। बजाता था वो, हॉबीज तो उसकी बहुत थी। चैटिंग की चैटिंग की बहुत हॉबीज थी उसकी। गर्ल्स बहुत सारी अपनी उसकी फ्रेंड्स थी, उसका सर्कल था, उसमें भी अपना मजाक करना, किसी को तोड़ फोड़ करनी है तो करके चलाएगा, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। आपके सामने गिटार बजाई कभी? गाना उन्हें सुना है आपको? हाँ, ये बजाता था गिटार, माइस ऑर्गन बजाता था सब कुछ। सबसे फर्स्ट मैम एक क्वेश्चन है, इनमें ये पूछ रही हैं कि व्हाट हिज मदर यूज्ड टू स्टडी चैंट डू इन द 9 month व्हेन मोहित भैया वाज इन हर वूम एंड देयर फैमिली बैकग्राउंड, एज आई आल्सो वांट अ सन डॉटर लाइक हिम इन दिस कलयुग। देखिए, इस कलयुग की तो बात ये है कि इस कलयुग में तो जिस टाइम हमारे बच्चे हम प्रेग्नेंट थे उस टाइम तो ये सब चीजें चला नहीं चल पड़ती थी। ना तो बुक्स थी पढ़ने के लिए कि खाली रामायण होती थी या गीता होती थी, या हमने वो अपना वो थी देवी की दुर्गा चालीसा पढ़ ली, दुर्गा सप्तशती पढ़ ली। यही था हमारे टाइम में, ये सब नहीं था। और आज के टाइम में तो भाई नहीं कह सकते। आप जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं सारा कुछ, इंटरनेट पे आधी चीजें तो इंटरनेट पे गलत है जो आप देखते हो। राइट। अगर आपको अच्छा बच्चा लेना है तो आप सिर्फ भगवान का या रामायण का उसका पाठ कीजिए सुबह शाम, अगर आपका मन है, टाइम है तो आपके पास। अदरवाइज हाथ जोड़िए, भगवान मुझे सुख शांति दे और मेरे बच्चों को ऐसा बनाना कि जो मेरे प्रति वो रहे, सहानुभूति और मतलब आदर्शवादी रहे। राइट। बस इससे ज्यादा आजकल कुछ करने की जरूरत नहीं। अपना मोबाइल एक तरफ रख दो, वो दैट्स ऑल। आपको गूगल मत देखिए, मोहित सर जैसे मिल जाएगी। गोनू ने वो गूगल मत देखिए। गूगल देख लिया तो वो आधा इधर चला जाएगा, आधा उधर चला जाएगा, क्योंकि गूगल सबसे गलत चीज है। आधा कलयुग आधा सतयुग डॉन आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने आपसे पूछ लिया कि आस्क देम दैट हाउ डिड दे फील व्हेन ही गॉट अशोक चक्र। तो ये तो आपने बता दिया। बस हम उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें सही नहीं है, आपने जो अभी कहा, फौज या फिर जो भी देख रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर सोचे और एक कैटेगराइज चीज़ों को सही से कैटेगरी वाइज बनाए। और हम तो कहते हैं कि पब्लिक भी सामने आए इसके लिए, क्योंकि फौजियों के पेरेंट्स इतने परेशान हैं। मैं हो सकता है वाइफ भी परेशान हूँ, मैं नहीं कह सकती। तो ज़रूर इस चीज़ को देखें और इसका जो है समाधान निकालें, ताकि ना तो फौज को कोई परेशानी हो, ना बच्चों की बीवियों को कोई परेशानी हो, ना बच्चों के पेरेंट्स को कोई परेशानी हो। हम्म। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब फौज की भी इमेज खराब होती है और जो बच्चा शहीद हुआ है उसकी भी इमेज खराब होती है। वो भी सोचते होंगे कि इतना कुछ मैं करके गया फिर भी ये लड़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप रो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब इस चीज़ों को सभी को समाधान इसका निकालना चाहिए, चाहे तो दोनों को बैठ के निकालना चाहिए, आर्मी को। भाई जिनके केसेस चल रहे हैं एक ग्रुप बना लें, भाई एक-एक दिन मीटिंग करा के कभी खत्म करो इसको, ऐसे करो। मैम सबसे बेस्ट बात बोला आपने कि आप ये मुझे बताइए कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होंगे जो सेम सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लोग हैं जो खुल के नहीं कह पाते, बहुत लोग हैं चुपचाप वो चीज़ सह रहे हैं। तो वो नहीं, किस तरीके से वो अपनी नहीं आवाज़ उनको नहीं सहनी चाहिए। वो एक ग्रुप बना लें, मिल लें सबसे। आर्मी तो खैर नहीं कुछ करेगी। एक कोई ऐसा सोशलिज़्म इकट्ठा करें जिससे मतलब उनका जो प्रेशर पड़े। पीएम से मिलने, जैसे आजकल पीएम काफ़ी सुनता है लोगों की। एक मिले ग्रुप में, एक आदमी की कोई नहीं सुनेगा। अब देखिए इतने इंटरव्यूज़ आपने लिए और भी लोग लेके गए हैं, मेरे जी न्यूज़ वाले भी आए हैं। अंशुमन सिंह ने भी बहुत लोगों को बोला है, लेकिन कुछ अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हमने जब क्या था, जब ये अवार्ड दिए जाते थे, तो हमारे अशोक चक्र में हमें उस लोग लेडी ने इनवाइट नहीं किया था और हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। हम लोग नहीं जा पाए थे। किसी वजह से हमें बड़ी मुश्किल से 2 पासेस मिले थे, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड खाली गए थे विटनेस के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस चीज़ें जो उसके बाद भी आपने देखा होगा अब 2 जने जाने लगे हैं। जी, 2 जन, हाँ, वाइफ और उनकी माताजी। माताजी या माताजी जाएँ, पिता जो भी जिसके घर में अवेलेबल है। तो ये हमारे मोहित के जाने के बाद हुआ है। उससे पहले नहीं था, आप देख लेना। इसी तरह आवाज़ उठानी होगी तब तो चीज़ें काम उस करें। टाइम हमारा काफ़ी रोल था। आप राजनाथ सिंह के पास डायरेक्ट गए थे, डिफेंस मिनिस्टर। उस टाइम शायद ये होम मिनिस्टर थे, कुछ थे, मतलब अभी इनको ओहदा मिला नहीं था शायद, उस टाइम की बात है।
मिनिस्ट्री नहीं मिली। मिनिस्ट्री मिली नहीं थी, जब तक मतलब इलेक्शन थे इनके। सबसे पहले आदमी थे जो मेरे घर में आए थे राजनाथ सिंह जी। फर्स्ट डे रात को जैसे इन्फॉर्मेशन आई है, नेक्स्ट डे शाम को राजनाथ सिंह जी मेरे घर पे थे और बाहर दरी बिछी थी, बाहर बैठ के गए थे मेरे यहाँ। और मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा आप लोग आए हैं, मेरे आने से मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली मैंने कहा ये प्रॉक्सी वार कब तक चलेगी? इस प्रॉक्सी वार में हमारे बच्चे जा रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं बैठ करके। भाई कोई भी मेरा जा रहा है, आपका जा रहा है, जाता देश के मतलब आपके ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं। भाई इसको खत्म करो, टेररिज्म को खत्म करो, कैसे भी करो। वही नहीं खत्म हो रहा है इनसे। फिर अब ये रूल एंड रेगुलेशन के पीछे आ गए। भाई बच्चे शहीद हो गए, माँ बाप परेशान हो गए, क्या करोगे? कहीं तो झगड़े करोगे, तो इसको कैसे निपटाओगे? सैकड़ों हजारों केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, हमारा ही नहीं है, बहुत लोगों के चल रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब शहीद होने के बाद ऐसे धक्के बूढ़े खाते माँ हैं हम बाप लोग। ऐसे कोर्ट के पास जाते हैं। 7 साल में तो मुझे वो मिला सक्सेशन। उसके बाद में हाई कोर्ट में जो हो गए 7 साल। अब आगे भी क्या होगा फिर? भगवान जाने क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमें क्या, इन सब चीजों को अगर फौज चाहे तो निपटा सकती है 1 मिनट के अंदर। अगर वो अपने लेवल पर अगर इन सब चीजों के ऊपर सोचे, कार्रवाई करे, तब तो एक दिन में ये चाहे तो सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई बात थोड़ी है। भाई देखिए उनके पास डिस्बर्समेंट उनके पास है पैसे का। अगर वो किसी को लेके देना चाहते हैं, उसकी वो पेंशन रोक सकते हैं, उसकी सैलरी में से काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो पहुंच जाए तो। और उसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। भाई जब रूल आपने बना दिया तो आपको उसका फिर देना है। मैम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम किसी का मैं नहीं लेना चाहूंगा, कि वो लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी है उनका, तो वो लोग इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, फौज के अंदर घुसते हैं, अपने काम बनाते हैं, शहीदों के परिवार की मट्टी ब्लीच कर जाते हैं। बस ये समझ लीजिए, पहले तो उनके घर घिस देते हैं आ करके। और जब हम उनसे बोलते हैं कि भाई आपका मोटिव क्या है, तो कि नहीं हम आप लोग हमारे लिए क्या काम कर रहे हो, तुम तो अपने लिए काम कर रहे हो। भाई तुमने जो भी जगह बनाई है कहीं में, वो अपने लिए बनाई है। शहीदों के लिए क्या बनाया है ये बताओ? कौन सा काम शहीद का किया है आपने? कौन से शहीद का तुमने केस सुलझा दिया? तुम देश में बन गए कि भाई हम देश से, मैंने एक फ्लावर मान लो आप बर्थडे पर या उसके मैरिज डे पे भेजते हो, क्या वो हम नहीं ला सकते? हम नहीं मंगवा सकते? जब हम इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसकी बर्थडे पे हमने मॉर्निंग में वहाँ माला अर्पण था पूरी पर प्रतिमा का, और जितने भी लोग थे सबको ब्रेकफास्ट है। शाम को हमारे यहाँ कथा भी थी उस दिन। इससे पहले मार्टिर्स डे पे भी हम कराते हैं ब्रेकफास्ट का, जो भी है सुबह जितने भी लोग आते हैं, जो भी हमसे होता है। प्रतिमा हमने 15 लाख की अपने पास से बनवाई, हमने गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लिया। तो हम जब इतना कुछ कर सकते हैं तो हम और कुछ नहीं कर सकते? एक फ्लावर्स नहीं ले सकते? करो तो भाई ऐसा करो जो इंडिविजुअल के नहीं सबके काम आए। राइट। एक फ्लावर का बुग्गा आपने साल भर में 2 दफे भेज दिया मार्टिर्स डे पे और उस पे बर्थडे पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थैंक्स, मैं उनको भी थैंक्स देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद ऐसा करिए ना जिसके मतलब ये जो समस्या सॉल्व हो जाए। इनको उलझाइए मत। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत जरूरत है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जो उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब बूढ़े माँ बाप को मेडिकल नहीं मिल रहा है, अगर उनके बेटे को शहीद हो गए उनका बेटे, अब मेडिकल नहीं मिल रहा है, अब वो क्या प्राइवेट सरकारी में कहाँ पढ़ेंगे जा करके? वो तो ये फौज को देखना चाहिए, फौज की क्या ड्यूटीज है, फौज तो चक्कर क्या बताएं, फौज को अपने कामों से फुर्सत नहीं है। मैम आपकी सर से लास्ट टाइम कब और क्या बात हुई थी? मेरे से वो जब ऑपरेशन में होता था, मेरे से कोई बात नहीं करता, तो वो कहता था आप बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा तू सो रहा है कि नहीं, मैं सुन रहा हूँ जो आप बोल रही हो। फिर मुझे लगता था कि अरे ये हो सकता है कहीं दिन में तुम्हें इसलिए नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे ऑपरेशन रात में भी होते हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं था ना। मैं ये सोचती थी मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में तो ठंड होती होगी वहाँ का, अब अटैक होते होंगे, तो मुझे क्या पता उन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा होते हैं मार्च में। उसने मुझे कभी भी, उसे ये पता था कि मैं बहुत सेंसिटिव, उसने कभी भी मुझे ये शो होने ही नहीं दिया कि क्या चीज है फौज। ये तो इंडिया मोस्ट फेमस टू मैंने पढ़ी है, तब मुझे पता चला कि वो टेररिस्ट के साथ 2 हफ्ते रहा है। हम्म। तो मैं उसने मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी, हमेशा हंसता ही रहा, हमेशा हंसता रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक आज तक हमने भी जितना भी फोटो देखा सर का, सब में वो स्माइल कर रहे हैं, है, हाँ, ठीक। हर फोटो में मुस्कुरा। अभी एक बार हमें इन्होंने बुलाया था शेखावत पे, अकबर रोड पर, 12 अकबर रोड पे, तो वहाँ वो पायलट आया हुआ था जो उसको छोड़ के आया था हंडवारा में। सुनील करके नाम था, वो मेरे से मिलने आया। बस माँ का तो मन इमोशनल हो ही जाता है ना। मैंने कहा आप छोड़ने गए थे, लाने की ड्यूटी नहीं थी तुम्हारी? वो बेचारा इतना दुखी होके चला गया। फिर मैंने उसको बुलाया, उसको समझाया, मैंने कहा "दी बेटा मैं माँ हूँ, मुझे पता था कि जो चला जाएगा तुम कहाँ से ले आओगे, पर मैं माँ हूँ, मैं तो क्या गई। तकलीफ तो बहुत होती है, बहुत, उस दिन भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई।
इसलिए बड़ी बहुत तकलीफ होती है। अगर मैम आपको आज के वक्त में जितना नॉलेज हो गया पैरा को लेके या फौज को लेके, आज के वक्त में अगर सर आपसे कहते हैं कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा तो आप परमिशन देते उन्हें? देखो परमिशन की तो ये बात है कि कोई ना कोई तो जाएगा, देश कैसे चलेगा? तो परमिशन ना देना, देखिए जाना सूनर और लेटर सभी को है। कुछ करके चले गए और तुम ऐसे ही चले जाते तो मुझे कौन पूछता? कोई नहीं याद करता। कोई याद तुम आते मेरे पास, तुम भी नहीं पूछने आते, बड़े साले सड़ने तो माँ-बाप पे सड़ रहे हैं चढ़ने। आज इतना करके गए हैं तो तुम आ रहे हो मेरे पास, आ रहे हैं लोग बाग। और पता नहीं इसके नाम से कितने लोग वो कर रहे हैं, अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, ये तो तुम छोड़ दो। हुँ? सही बात है। आके मेरे घर एड़ियाँ घिस गए लोग, तुमने क्या करा? मेरे लिए नहीं, तुमने दूसरों के लिए क्या करा? पहले दिन से हमने यही बात कही थी कि अगर कुछ है तो लोगों के लिए करो। मधुर की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखिए, बहुत बहुत ज्यादा। दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना ये करता है मेरे ख्याल से शायद ही कोई बेटा करेगा, जितना कर रहा है। उसने इसको भी उभारा, इसके नाम को उभारा। ही इज़ द ओनली वन जिसने अपने भाई को इतना उभारा है। मेट्रो स्टेशन का बाप ने कहा मुझे उसकी प्रतिमा चाहिए 6 फुट 2 इंच, उसने जी जान लगा दिया और कहा कि मतलब उद्घाटन करेगा तो उसका वही करेंगे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ करके। आए थे। डिफेंस उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह जी ने करा, अच्छा। लगा हुआ देख लेना वहाँ पर। हाँ। राजनाथ सिंह जी आए थे, साथ में जनरल वीके सिंह थे। 1 हफ्ते तो सिक्योरिटी लगी रही यहाँ चारों तरफ, ये कराओ, वो कराओ, यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वहाँ ये चीज़ होनी, तो मधुर ने दिन-रात सोना, दोनों में अभी भी करो सोना बंद हो गया था दिन-रात। दोनों लगे रहे कि ये बनाना है, ये करना है, वो करना है। पूरे पासेज वो बाकायदा मेरे पास पड़ा भी होगा, मैं दिखा भी सकती हूँ, मिल गया तो अभी मुझे। उस तरीके के मैं दिखाऊँगी अगर मिल गया तो जी। ढूँढ के आपको। वो सब बने, सबके गले में थे जितने लोग अंदर गए। जिसके पास नहीं था वो अंदर नहीं गया, जहाँ पे प्रोग्राम था। प्रोटोकॉल्स। बाकी मैम हम कोशिश करेंगे कि बाकियों के जैसे नहीं हम कि चुपचाप आए अपना इंटरव्यू लिए, चाहे आपको प्रणाम किए, हम अपने यहाँ से निकल गए। बाकी हमारा काम ही ये है कि सबसे पहले हमारे शहीद परिवार में माँ बाप जो हैं शहीद के, उनका प्रायोरिटी है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और हम ये चीज़ जो है प्रॉब्लम हम दिखलाएंगे, लोगों के ऊपर छोड़ते हैं और लोगों से भी कहते हैं आप लोग इन सब चीज़ों के ऊपर सपोर्ट करिए, क्योंकि एक शहीद हो जाने के बाद बूढ़े माँ बाप का सहारा हम ही लोग हैं। क्या रियलिटी है नहीं है आप सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं, तो बैठ के कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग फौज के लिए काम भी कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करिए, जो सच्चाई है वो दिखलाइए, ना कि सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए बंद करिए ये सब नाटक आप लोग। बाकी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर फिर से बात। नहीं, ज़रूर होना चाहिए क्योंकि एक को तो आप इतना सर्वाइव कर देते हो कि वो जो 10 पीढ़ियों तक भी आज़ाद रहें, हैं? और वो माँ-बाप जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, उनको तुम ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। भई देखिए मेरी तो दोनों मतलब बहू जो है और मेरा एक ही बेटा दोनों फैमिली को देख रहा है। उनके तो बहू के भाइये भी होते हैं देखने वाले और भी होते हैं, सारी फैमिलीज़ तो मेरी तरह नहीं है। जिनका कोई नहीं होता होगा। हैं? जिसका कोई नहीं होता होगा और जिनके हैं भी, अब हमारी डॉटर इन लॉ का तो भाई भी है, वो भी फ़ौज में है। उसके फादर भी फ़ौज से रिटायर हैं। उनको सारे नॉर्म्स पता होते हैं फ़ौज के, वो पहले से ही सब अपना काबू कर बैठ के। हमें तो यही नहीं पता फ़ौज में होता क्या है, कोई बिल भी होती है फ़ौज में, हमें नहीं पता था बिल्कुल। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नील हैं। आप लोगों का ये पहला टाइम था, आप लोगों को क्वेश्चन असाइंड में था नहीं। पहला और लास्ट। आंटी बहुत सारे लोगों का मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा प्लीज आप उन सभी को रिप्लाई दें, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ ही वाज इन चाइल्डहुड, सर बचपन में कैसे थे? बहुत बदमाश, बहुत शरारती, तोड़-फोड़ वाला, कोई चीज़ मिल जाए ना उसको ये पता है कि ये मोबिल है, ना उसको ये पता है कि ये पानी है। वो अपना घूमता-फिरता गया अपने जीने के नीचे। उस पहले कार-वार तो बहुत कम लोगों के पास होती थी, स्कूटर तो होते ही थे मोस्टली मीडियोकर के पास। तो हमारे घर में स्कूटर था जीने के नीचे, फादर के यहाँ रहती थी मैं, उनको लेकर के क्योंकि ये सर्विस बाहर थी, तो वहाँ चला जाता था जीने के नीचे मोबिल रखा रहता था, कैसेट पे उड़ेल लेता था। और हम भाग-भाग के उसको पहुँचते ढूँढते रहते थे, ये उसकी शरारतें थी, कोई चीज़ नहीं छोड़ता था। सर बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में नॉर्मल चाइल्ड था, मतलब उतना ज़्यादा तेज़ नहीं था लेकिन शरारत में ज़्यादा तेज़ था। सर वैसे को स्पोर्ट्स का भी शौक था? हाँ, स्पोर्ट्स का भी शौक था, उसको हर चीज़ का शौक। अच्छा, आपको मैम कब पता चला कि सर ऐसे फौज ज्वाइन करने वाले हैं या फिर इनका माइंड है फौज की तरफ? ऐसे हमारी फैमिली में कोई फ़ौज में तो नहीं था, नहीं कभी हमने तो कभी सोचा नहीं कि ये फ़ौज के बारे में बात करता है। लेकिन हाँ, वो कभी-कभी कहता था, जैसे वो तंग परेशान करता था तो मैं कहती थी, मैंने कहा तुम कैसे तंग करते हो उतना? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कहते मैंने कब कहा आप मेरी माँ हो? मेरी माँ तो भारत माता है और मैं तो आपके पास रहूँगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते वो भैया जाएगा, भैया आपके पास देखभाल करेगा, वही आपको देखेगा, मैं थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करूँगा। हम्म। ये 4 साल के बच्चे की बात है।
तो मैम सर एनडीए दिए हुए थे, तो कितने अटेम्प्ट में सर क्लियर किए? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। रिटन एंड एनडीए को। तो आप कभी आप मना उनको करने की कोशिश की कि नहीं आर्मी में मत हाँ, नहीं जाओ? कोशिश की है, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई आर्मी में है ही नहीं और हमें आर्मी के रूल एंड रेगुलेशंस भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं, हमें तो यही पता है कि फ़ौज में जाते हैं, ठीक है, जो ठीक रहते हैं वापस आ जाते हैं, बाकी शहीद हो जाते हैं। तो यही घबराहट थी कि भाई बच्चा वहाँ जाएगा तो क्या करेंगे हम? लेकिन ठीक है, जब जाना है तो जाना ही है, मना तो नहीं कर सकते। सर बचपन में बहुत शैतान थे या फिर किस तरह के सर का मिजाज था बचपन से? बचपन में तो ये शरारती तो था ही, कूद-फान इसका पता ही नहीं चलता था कहाँ से कूद जाए, हम्म, बिल्कुल नहीं पता चलता था। एक बार हम लोग किसी को हॉस्टल में देखने गए थे, तो वहाँ पे झूले पे चला गया खेलने। खेलने चला गया, झूले से गिर गया, इसका फ्रैक्चर हो गया होगा हाथ में। आके रोना शुरू कर दिया, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में हो रहा होगा ऐसे ही दर्द, कहते मैं झूले से गिर, मैं गिर गया होगा, क्या हो गया? ठीक हो जाएगा। सामने डॉक्टर रहते थे, उनके आगे, अंकल देखो मेरे हाथ में बहुत दर्द है, और मम्मी मान नहीं रही। उन्होंने बुलाया कि इसके हाथ में फ्रैक्चर है, आप क्या कर रही हैं? इसका हमारा कोई जान पहचान था, ये सही में रात को हॉस्पिटल का बुलवाया, एक्सरे कराया तो वाकई में फ्रैक्चर था, फिर हम प्लास्टर करा के लाया इसका। जब सर पासिंग आउट परेड जब सर क्लियर किए फाइनल स्टेप, तो उसके बाद आप जब सर के कंधे पे पहली बार आप जब स्टार देखे, आपको कितना प्राउड फील हुआ उसमें? उस टाइम बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि इसका वहाँ पे ये अपॉइंटी भी था, इसका आईएमए में, उसमें भी मतलब लगता था कि भाई सब लोग जानते थे मोहित के बारे में। उस टाइम भी मतलब इसका जो रिकॉर्ड था बहुत अच्छा था। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भई, तो हम यही सोचते थे कि भई ठीक है, चलो जो उसका नंबर आता है जिस तरीके से था, उसकी मेरिट अच्छी थी। हमने कहा इंजीनियरिंग वगैरह कुछ ले लेगा, कोई बात नहीं, इसकी मर्ज़ी, अब जाना चाहता है तो जाए। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो कह दिया कि मैं इन्फैंट्री के अलावा कुछ नहीं लूँगा, इन्फैंट्री में ही जाऊँगा। बाकी जगह ठंड मारनी है, ठंड मारने नहीं जाऊँगा, इन्फैंट्री लूँगा। बहुत कोशिश करी कि सिग्नल्स में चला जाए, इंजीनियरिंग में चला जाए, नहीं, इन्फैंट्री में जाना। कब पता चला आपको कि सर पैरा ज्वाइन करने वाले हैं? जब वो इन्फेंट्री में इसका जो जब गया बैंगलोर टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ से बता दी कि मुझे वन पैरा लेनी है। पहले तो उन्होंने वहाँ इसकी फटीक लगाई बैंगलोर में इसको, वो वहाँ से क्लियर करके जो मान गया, नाहन चला गया। नाहन में जो इसने 2-3 अटेम्प्ट क्लियर करे, लेकिन जो दौड़ का था उसमें से ये रह गया, क्योंकि इसको बहुत फीवर था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका नहीं हो पाया, तो ये दोबारा इसकी 5 मद्रास में पोस्टिंग हो गई। ये हैदराबाद चला गया, हैदराबाद इसकी पोस्टिंग थी। तो आपको आइडिया था कि पैरा का काम क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें फ़ौज के बारे में 1 टू 0 नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है फ़ौज के बारे में। हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि वहाँ किस तरह की चलता है, क्या एक्टिविटीज? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या इनके रूल्स एंड कुछ नहीं पता है। सर के गुजरने के बाद इन सब चीज़ों का ये सब आइडिया। चीज़ों का पता चला कि भई वहाँ कोई कॉन्सेप्ट्स अलग-अलग हैं उनके, हमारे जैसा नहीं है, तो इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। मैम सर का टोटल नाम कितना सारा था? ऐसे तो हम बहुत सारा नाम देखते हैं सर का, कभी इफ्तिकार भट्ट। हम लोग शुरू में इसको चिंटू से ही बुलाते थे, बचपन से ही चिंटू था इसका नाम। घर का नाम। घर का नाम चिंटू था, स्कूल का नाम मोहित शर्मा था। हम्म, और जब ऑपरेशन में जाते तो उस समय का नाम इफ्तिकार भट्ट। इफ्तिकार भट्ट तो जब इसने ये ऑपरेशन करा है जिसमें इसने 2 टेररिस्ट मारे हैं, उससे पहले शायद इसको वहाँ पे माइक वाइक के नाम से भी इसको बुलाते रहे हैं लोग। हाँ। तो इसका जो फ्रेंड सर्कल में नाम माइक है शायद, पर हमारे घर का नाम आज भी चिंटू है। मोहित के नाम से तो बहुत बस चिंटू ही निकलता है, अब भी चिंटू ही निकलता है। मैम आज के वक्त में शायद ही ऐसा कोई यंगस्टर होगा जो फौज की तैयारी करता हो और सर को ना जानता हो। इवन आज के टाइम में जो फौज में है, जो सर्विंग है, वो भी सर का बहुत बड़ा फैन है। बहुत ऐसे लाखों करोड़ों लोग सर को अपना आइडल मानते हैं। तो सर की कुछ एक ऐसी कहानी आप बताना चाहिएगा, इवन जो पब्लिश्ड हो, पब्लिक लेवल पे अवेलेबल हो, जो युवाओं को मोटिवेट करे बहुत। देखिए, मैं इस बारे में यही कह सकती हूँ, क्योंकि जो भी उसने ऑपरेशंस किए हैं, उसने कभी हमें नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी माँ बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि उसको ने जितने दिन वो एनडीए में रहा, उसने अपने बाप को मना कर दिया था, फादर को, कि आप आ सकते हैं, मम्मी नहीं आएँगी, और मैं नहीं गई 3 साल में एक बार भी एनडीए इससे मिलने। तो इसलिए जिस भी ऑपरेशन में जाता था, मुझे नहीं पता था ये क्या कर रहा है। और जब इसकी फर्स्ट पोस्टिंग जब 38 आरआर में हुई, तो उसको सोपोर में मिला, तो फ़ोन नहीं आता था इसका, बड़े परेशान होते थे। तो उन दिनों एसटीडी मोबाइल भी नहीं थे। तो एक दिन मैंने यहाँ एसटीडी पे मतलब रात को एसटीडी बुक कराई, सोपोर के, कहते सोपोर तो कोई जगह नहीं है, कोयल घाटी की जगह एक है, लेकिन वहाँ भी कॉल नहीं लगती थी। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इश्यू थे, मतलब वहाँ फ़ोन-वोन भी ऐसे ही थे। श्रीनगर की तो हालत और भी ज़्यादा खराब थी इससे पहले। जब इन लोगों की पोस्टिंग थी, तब तो वहाँ कुछ था ही नहीं। आप कब की बात कर रही हैं? ये है मेरे ख़्याल से 2001 में शायद चला गया था। अच्छा। 2001 में 2000 उसमें ये वहाँ गया था, उसके बाद गया है ये आरआर उसमें, वन पैरा में।
उसके बाद भी इसने वहाँ से ही फर्स्ट इसने सोपोर में जो एनकाउंटर हुआ इसका, तो उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला था। उस टाइम इनकी शायद थे कर्नल मुखर्जी थे, शायद ये कर्नल चटर्जी थे जो इनके वो थे। तो उनकी मिसेस का मेरे पास फ़ोन आया था कि यू आर ए प्राउड मदर कि आपके बेटे को ऐसे-ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन मिला है। मैंने कहा थैंक्स बट उसके बाद इसका ये फर्स्ट इसको वो मिला, ये घर आया, कुछ नहीं बताया कि क्या कैसे कुछ मैंने इसको बोला, मैंने कहा ऐसे-ऐसे बोली, हाँ मम्मी ये तो सब होता है फ़ौज में। बात खत्म हो गई। उसके बाद में फिर इसने सोच लिया कि मुझे 1 पैरा में ही जाना है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो इसके जो कोलीग्स थे ना, वो सब कहते थे 1 पैरा में जो एक बार रिजेक्ट हो जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता, कहता है और ना ही उसकी एप्लीकेशन रिकमेंड होती है। इसलिए कहा मैं एक ऐसा हूँ कि जो दोबारा आऊँगा और 1 पैरा ही जॉइन करूँगा, मेरा मोटिव है। और वाक़ई में ही ऐसा हुआ। ये 1 पैरा में दोबारा गया और इसका सिलेक्शन हो गया। इतिहास रच दिया। इतिहास ने 1 पैरा बल्कि इसमें 2002 में इसने वो इफ्तिकार का वाला हुँ, 2002 में किया था जिसमें इसको सेना मेडल मिला था। वो वीडियो बहुत वायरल है, बहुत वायरल। मैम, आज के टाइम में आपको कभी भरोसा हुआ था कि बचपन में आप जिस बच्चे को देखे थे मोहित शर्मा, आज इतना नाम कमा के आपको दे के जाएँगे कि कहाँ वर्ल्ड के कोने-कोने से लोग आपसे मिलने आएँगे? नहीं, वो ये बात अपने फादर से तो कहता था कि पापा आप भूल जाएँगे। अब मुझे दुनिया मुझे याद रहेगी और ये लोग कहेंगे कि ये मोहित के पेरेंट्स आ रहे हैं। ये मोहित के मम्मी-पापा हैं। और वही है कि मैं एक बार अभी यहाँ गई थी, उत्तराखंड में जागेश्वर गई थी, वहाँ 2 आदमी ने मेरे पैर छुए। मैंने कहा मैं तो आपको जानती नहीं, कहते आप मोहित के पेरेंट्स हैं, हमने आपको देखा है। तो मतलब उसको सभी लोग बहुत दूर-दूर तक जानते हैं। एक बार हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, किसी ने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इनको तो मैं जानती हूँ, तो मोहित के पेरेंट्स हैं। तो एवरीबॉडी मतलब नोज़ कि भई वी आर द पेरेंट्स ऑफ मोहित शर्मा। सर का हेल्पिंग नेचर कैसा था मैम, दोस्तों बहुत को लेकर अच्छा, के? बहुत अच्छा। इतना अच्छा था कि अगर वो खाना भी खा रहा है, वो अपना खाना छोड़ के भी दूसरों को दे देगा। घर से भी वो हेल्प करने के लिए पापा को अपने हमेशा बोलता था कि पापा मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप भेज दीजिए। तो जैसे भी हम कर सकते थे, उसका बड़े भाई भी अच्छी पोज़ीशन में थे और जो भी हम कर सकते थे अपनी तरफ से, उसको करते थे। क्योंकि एक तो छोटा बच्चा छोटा था घर का और बड़े भाई का भी क्योंकि दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी दोनों भाइयों में, तो इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं आई उसको किसी चीज़ की भी। अच्छा, तो सर मोहित सर छोटे हैं, हाँ, ये छोटा कितना मतलब बड़े भी हैं इनसे काफ़ी? 14 हाँ, 14 महीने का फ़र्क है बस। 14 मंथ का अंतर, लेकिन दोनों लगते सेम है। हाँ, 14 बड़े भी उसने अजीब है। चलना शुरू किया था मधुर ने, तब ये छोटे वाले हो गया था। तो मेरी डॉक्टर यही कहा करती थी कि बड़े वाले को ज़्यादा ध्यान देना नहीं तो वो मिस करेगा। लेकिन ऐसे ही है बस माँ के लिए बच्चे तो बराबर ही होते हैं। बड़े भी जितना शांत नेचर के हैं, मोहित उतना सर उद्दंड उतने था, बहुत अग्रेसिव। उद्दंड था ये तो। हाँ, जिस चीज़ की जिद कर लेती थी तो वो चीज़ उसको चाहिए होती थी। तो जिद्दी तो था खैर। स्पोर्ट्स में कैसे थे सर? स्पोर्ट्स में अच्छा था तो हर चीज़ में उसको क्या-क्या बताऊँ मैं, हर चीज़ में अच्छा था। जो चीज़ वो पकड़ता था उसको पहले पूरी तरह से खत्म करके छोड़ता था। उसका जब तक मलिया मैट नहीं कर देता था उस चीज़ का तब तक नहीं छोड़ता। जब तक उसको परफेक्शन नहीं हो जाता था उस चीज़ में, वो नहीं छोड़ता था। और मैम, जब आपको पता चला कि सर को अशोक चक्र के लिए नॉमिनेट किया गया, उस वक़्त कितना प्राउड फील हुआ आपको? तो है ही, छोटी-मोटी चीज़ थोड़ी है, अशोक चक्र मिलना बहुत बड़ी चीज़ है और वो भी पीस टाइम अवार्ड है, सबसे टैक्स हाईएस्ट। हाईएस्ट अवार्ड है। तो वी आर द प्राउड पेरेंट्स ऑफ मिस्टर मोहित शर्मा इसीलिए लोग कहते हैं, जिस बच्चे ने इतना कुछ किया है, अपनी जान को यही नहीं सोचा कि मैं कहाँ हूँ, हुँ, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? राइट, राइट। जो भी मेरे ख्याल से फ़ौज में मैं मानती हूँ कि अभी फ़ौजी जाता ही लड़ने के लिए, लेकिन वो भी एक दफ़े को पीछे हट जाता है अपनी फ़ैमिली के बारे में सोच कर के, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा कि मैं पीछे क्या छोड़ के आया हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं। पर कभी इसने बताया ही नहीं कि मैं एनकाउंटर में कहूँ, हाँ, बस आप बात करो जितनी करनी है। फील नहीं होने देते थे। ना, बिल्कुल कभी नहीं। आप फ़िक्र करिएगा आप लोग इसीलिए। फ़िक्र तो रहती है, देखो जब वो एनडीए में था, तब भी फ़िक्र ये थी कि हम लोग तो रज़ाई में सो रहे हैं, हुँ, हम लोग तो ये खाकर बना रहे हैं घर में, वो क्या खा रहा होगा? क्योंकि देखिए माँ माँ बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको कोई माने या ना माने। माँ 4 टाइम भूखी रह सकती है अगर उसके बच्चे ने नहीं खाया है तो। तो माँ का तो आप बराबरी किसी चीज़ से कर ही नहीं सकते। हालाँकि मैं माँ हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। आपकी भी माँ होगी, शायद आपको भी यही फ़ील होता कि माँ की कोई वो नहीं है, कोई कंपैरिज़न। कंपैरिज़न नहीं है माँ का। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, राइट, राइट। जो माँ बनती है इसका दर्द माँ ही जानती है। जो उसको दुःख मिलता है, वो वही बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। मोहित को गए हुए मार्च में 15 साल हो जाएँगे, हमें मालूम है हम कैसे सोते हैं।
हमारा एक पल नहीं बीता, हम एक पल भी याद करते हैं, कोई भी याद तो उसको दुनिया ही करती है, लेकिन हमारी जगह और है। राइट, राइट। मैम, सर का आपके संग कैसा बिहेवियर था एक छोटा बेटा होने के कारण? बहुत 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 अच्छा था, बिल्कुल। मैं भी कहती थी मुझे यहाँ जाना है, नहीं नहीं मुझे बहुत काम है। मैंने कहा ठीक है तुम अपने काम करो। फिर थोड़ी देर बाद, तैयार नहीं हुई अभी आप, चलना था आपको तो। अरे चलना था, तुमने मना कर दिया, जल्दी खड़ी हो जाओ, चलो। फिर जब जहाँ जाते थे मैंने कहा तुम अपना काम करो, मैं यहाँ, मुझे कोई काम नहीं, आप मैं यहीं बैठा हूँ आपके साथ ही। तो बहुत ज्यादा प्यार करते बहुत थे, ज्यादा बहुत लगाव था। ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा। है तो बड़े को भी बहुत ज्यादा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा फील होती है। ये इसको जो शरारतें फील होती थी, इसका बस चले तो भी गोदी में उठा के वहां से वहां पटकाएगा मुझे, आपको वहां बिठा जाता हूँ। वो ऐसा जी है बड़ा, इसको अभी उठा ले होता तो भी उठा लेता। सर बहुत ओपन माइंडेड थे, बहुत ज्यादा। बहुत हंसमुख था, बहुत अच्छा था। जब सर स्टार्ट किए प्रिपरेशन, तो जब प्रिपरेशन करने के बीच पढ़ाई भी करते थे, कि पढ़ाई एनडीए क्रैक करने के लिए कितना देर पढ़ाई करते? एनडीए के लिए तो उसने कोई प्रिपरेशन की ही नहीं है। 12th के एग्जाम के बाद उसे बीच में ही कहीं दे आया था इसका पेपर, पता नहीं कैसे क्लियर कर लिया। कोई कोई मोटिव नहीं था कि एनडीए में, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एनडीए का कोई एग्जाम भी होता है। यहाँ एक दो फैमिलीज यहाँ आर्मी वाले बहुत रहते थे, उसको कहीं मोटिव, किसी उसके बच्चे बच्चे ने इसको भर दिया होगा दिमाग में। इन दोनों ने भर दिया था, पहले बड़े वाले ने दिया, उसका जो एसएसबी में नहीं हो पाया, हाँ। ये अपना चले गए। हो सकता है इनका वहां था, नहीं तो इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया था हमने तो इसका। अच्छा, आप लोग इंजीनियरिंग चाहते थे इंजीनियरिंग कर रहा था, छोड़ के गया वहीं से डायरेक्ट। लेकिन उनका माइंड, उनको पता था कहाँ जाना है। बाहर जाना है बस, यही।